हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्माइल लर्निंग। यहाँ पर आपको सीटेट की प्रेपरेशन कराई जाएगी और मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। एग्ज़ाम में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जैसे मैंने सीटेट फर्स्ट टाइम क्लियर किया है सेल्फ स्टडी कर कर, उससे रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको अपनी इस वीडियोस के ज़रिए सिर्फ जस्ट वो पॉइंट्स बताऊंगी जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जस्ट सिर्फ उसे नोट करना है और सिर्फ ये वीडियो देखनी है और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। आप देख रहे हैं क्या, कब और कहाँ। तो ये पढ़ती हूँ मैं और आप इसे जो भी पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट होंगे जस्ट आप इसे नोट करते जाना। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम अखोट, शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक। शासक मतलब जो राजे होते थे, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इससे हम बहुत कुछ कहानियाँ जो उन्होंने सुना करते हैं, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से नाटक चलते थे, ये सब इससे पता चलेगा। लोग कहाँ रहते थे। लोग मानचित्र वन नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष से पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। रहने वाले अरंबिक लोगों में से कुछ कुशाल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की संपदा से परिचित थे। मतलब उन्हें इंफॉर्मेशन मालूम थी, जो जहाँ भी वहाँ रहते थे वो अपने भोजन के लिए वो क्या करते थे, जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों कहाँ सही से संग्रह करते थे और वह जानवरों का खोड़ शिकार भी किया करते थे। तो ये वाला जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। और मैं आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, इसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यू कराऊंगी, जिसमें से इसी में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल जितने भी एग्ज़ाम आए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और करथार की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लोग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन आरंभ किया। उन्हें भेड़, बकरी और गायें, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले फसलें कौन सी उगाई गई हैं, वो है गेहूं और जौ जैसी फसलें। कहाँ पर उगाई गई हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और करथार की पहाड़ियों पर उगाए गए हैं। कब उगाई गई हैं? लगभग 8,000 वर्ष। तो आपने देखा ही है, एक ही पैरे में 3 ही लाइंस में कितने क्वेश्चन वह घुमाकर ऐसे पूछ सकता है। सबसे पहले कौन से पालतू बनाना शुरू किया है उन्होंने? जानवरों को, भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व के गांव, पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो पूछा जा सकता है कि कृषि का विकास कहाँ हुआ? वो हुआ उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों। जो आपको पॉइंट ऐसे लगते हैं ना कि ये तो पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सीटेट देना है, उनको ये पॉइंट ऐसे ही लगेंगे। बट ये इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी से हम छोड़ नहीं सकते। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो एक एक पॉइंट में से ही क्वेश्चन घुमा कर पूछते हैं। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। कहाँ उपजाया गया? गारो तथा मध्य भारत में, और वह स्थान विंध्य के उत्तर में जो स्थित है। अब यहाँ पर आप एक नक्शा देख रहे हैं इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैप में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब एग्ज़ाम टफ बनना हो तो यहाँ पर वो डायरेक्शन पूछता है।
मैं आपको छोटा कर दूंगी थोड़ा सा मैप, ताकि आपको मैं क्लियर बता पाऊँ। यहाँ पर वैसे तो क्लियर अब दिख नहीं रहा, एक बार मैं आपको मैप की डायरेक्शन जो कि है समझाना चाहती हूँ। पूछ लेता है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ है, ये नॉर्थ वाला है, यानी कि ये उत्तर है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये उत्तर है ऊपर वाली साइड। और नीचे जो है ये है पूरब, ये है दक्षिण। एक बार मैं आपको डायरेक्शन समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ये पश्चिम है वाली साइड है, और ऊपर जो है वो उत्तर है। अब आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो पूछ लेता है। जैसे नर्मदा नदी, जब हमने पढ़ा था नर्मदा नदी का पता लगाओ, नर्मदा नदी कहाँ है, ये रही नर्मदा नदी। तो डायरेक्शन पूछ लेगा, सिंधु तथा उस सुलेमान और करथार की पहाड़ियाँ, तो ये वाली डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ऊपर हमने उत्तर पढ़ा था, तो यहाँ वाली साइड हमने क्या पढ़ा था, पश्चिम, यहाँ पश्चिम था, यहाँ ऊपर वाली साइड उत्तर था, तो ये उत्तर और पश्चिम बन गया शॉर्ट में, यानी कि ये नॉर्थ और क्या बन गया, वेस्ट बन गया। तो यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्शन पूछ लेता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको अच्छी तरह से मैप जब हम ज्योग्राफी का आगे करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे, इसके लिए इतना ही काफ़ी है अभी। नेक्स्ट है, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ का पता लगाएं। अब किसका डायरेक्शन पूछी उसने, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे क्या हुए, अरंबिक नगर। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरंबिक नगर 4700 वर्ष किस नदी के पास हुए, तो वो सिंधु ही होगा। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तट के इलाकों में नगरों का विकास हुआ। देखो अरंबिक नगर जो बने वो कब बने, 4700 वर्ष पूर्व। कब, किस नदी के किनारे में, सिंधु। बट नगरों का विकास 2500 वर्ष कब कहाँ पर हुआ, समुद्र तटवर्ती गंगा व उसकी सहायक नदियों से। तो ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। नेक्स्ट आप साइड में देख रहे हैं मानचित्र 1 में एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, चीन, ईरान तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियों से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूर हिस्से की ये रह गया 1 मिनट। गंगा तथा उसकी सहायक नदियां, सोन का पता लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसमें से भी पूछा गया है। गंगा के दक्षिण के इन नदियों के आसपास क्षेत्र एक प्राचीन काल है, वर्तमान उसे बिहार कहा जाता है, जिसे मगध के नाम से जाना जाता है। इसके जो शासक यानी कि वो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले प्राचीन काल में कौन सा जो कि एक शहर था, जो कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि मगध था उस टाइम। नेक्स्ट है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा भी की। कभी कभी वह हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। कभी कभी लोग काम की तलाश में, अब देखो क्यों करते थे वो यात्राएं, क्यों करते थे, ये कारण थे। कभी तो लोग काम की तलाश में, कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, तो कभी कभी सेनाओं यानी कि राजे अपनी सेना को भेजते थे दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफले में जाते थे और कभी जहाज़ों में। अपने साथ वो मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक जो गुरु थे वो क्या करते थे, वो लोगों को शिक्षा देते थे, सलाह देते थे। एक गांव से दूसरे गांव
यानी कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए जाते थे, और इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का भी उनको अवसर मिलता था। तो ये कारण होता था कि वो उस टाइम भी यात्रा किया करते थे। नेक्स्ट है, पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्री महाद्वीप की प्रकृति सीमा का निर्माण करते थे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समूह किया, और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, अब ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्या किया, पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी वो एक दूसरे से विचार अपनाते रहे। जैसे तरह उनका डिस्कशन या किसी भी टॉपिक पर होता था, जब भी वो एक दूसरे से मिलते थे, तब उन्होंने नए विचार, न्यू स्किल्स जो की है डेवलप किए और लेकर आए। नेक्स्ट है, देश का नाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, तब वहाँ पर आप नोट करें। चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लिख रख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। पूरी की पूरी बुक को आपको कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, और कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। उसी मेरे ज़रिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आती होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो आप ये नोट करते रहिए। देखिए, अब नेक्स्ट, देश का नाम कैसे पड़ा। अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो कि है वो इंडस से निकला है, जो कि एक संस्कृति, और सिंधु भी कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, मैंने पहले ही आपको मैप में डायरेक्शंस क्लियर किए हैं, वहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा ईरान और यूनान कहाँ है। से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोज कहा, और हिंदोस कहा अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश को इंडियन कहा। मैप के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। पूर्व वाली स्थिति को उन्होंने इंडिया कहा, और जहाँ पर ईरान और यूनान थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु, हिंदोज और इंदोज कहा। तो इसी तरह पूरब में स्थित जो प्रदेश था उसे इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग किन्होंने कहा, जो उत्तर पश्चिम से रहने वाले थे। उत्तर पश्चिम से आने वाले एक लोगों के समूह ने भरत नाम का प्रयोग किया। तो इस तरह अलग अलग नाम रखे गए इंडिया के। इस समूह का जो कि उल्लेख है वो संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भरत नाम किसने प्रयोग किया, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग नाम बताए गए हैं। भरत किसने कहा, इंडिया किसने कहा है, और इंदोज किसने कहा। तो मैप के ज़रिए वो डायरेक्शन से पूछ सकता है। नेक्स्ट देखें, ताड़ से बनी पांडुलिपि का एक पुष्ट। नेक्स्ट, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की शाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि तुम नीचे देखोगे। तो ये है वो पांडुलिपि जो नीचे बनी हुई है। ताड़ का एक पत्थर लेकर उस पर पेड़ की शाल पर वो वहाँ पर लिखा हुआ है। अतीत के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। अतीत के बारे में हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता था? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द कहा जाता था, और ये शब्द लैटिन भाषा शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियाँ कहाँ पर लिखी जाती थी? ताड़ पत्थर तथा हिमालय क्षेत्र में एक
एक उगने वाला बुर्ज नामक पेड़ की शाल की विशेष तरीके से तैयार भोज पत्थर पर ये लिखी मिली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पांडुलिपि क्या है। आपको ये पिक्चर के ज़रिए क्लियर हो गया होगा कि पांडुलिपि क्या है। नेक्स्ट है, इतने वर्ष में से इनमें से कई पांडुलिपियों ने कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर देगी, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। ये पांडुलिपियाँ कहाँ पर मिलती हैं? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में क्या लिखा है? धार्मिक मान्यताओं के व्यवहार, राजाओं के जीवन, अशुद्धियाँ तथा विज्ञान, यानी कि मेडिसिन और साइंस के बारे में, और सभी प्रकार के विषयों की चर्चा भी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिले, ये इम्पोर्टेंट है किसमें लिखे मिले, जबकि अन्य जो कि है प्राकृतिक और तमिल में मिले। प्राकृतिक भाषा बोलने वाले जो लोग होते थे वो आम लोग होते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ओनली सिर्फ पांडुलिपियों से ही नहीं पता चलता, अब अभिलेख भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। अभिलेख क्या थे? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपकेशकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने उद्देश्यों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार का अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये जो है वो अभिलेख है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो पांडुलिपि है। अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख वो होते थे जो एक पत्थर पर लिखे जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन जो होते हैं वो जब भी उनके वहाँ डेथ हो जाए, जब फॉरेन में आपने देखा होगा डेथ हो जाती है, तब वो उन्हें मिट्टी में दफना देते हैं ना बॉडी को, और वहाँ पर एक पत्थर रख दिया जाता है, उस पर उनका नाम लिख दिया जाता है कि ये किसकी डेड बॉडी यहाँ पर दफनाई गई है। उसी प्रकार से इन्होंने ये अभिलेख वर्ड यूज़ किया इनके लिए। उस टाइम राजे जो क्या करते थे, जब भी अपना कुछ भी उन्होंने विजय हासिल की है, जीत प्राप्त की है लड़ाई से, तो वो लोगों को भी संदेश देने के लिए इस तरह के अभिलेख बनवाते थे ताकि लोगों को मैसेज दिया जाए। तो आई होप आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा कि पांडुलिपि और अभिलेख में क्या है, और अभिलेख भी आपको क्लियर होगी। जैसे हम नींव पत्थर रखते हैं या कुछ भी ऐसे करके लिखा होता है वहाँ पर ये कब का है, तो ये अनदर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये यहाँ पर अभिलेख बताया गया है ये किसका है? लगभग 2500 वर्ष पुराना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला पैरा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर थोड़ा जा क्लियर कर देती हूँ भी ये इम्पोर्टेंट है। जो साइड में लिखा है कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अब इसको बड़ा कर समझाती हूँ। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख कहाँ मिला? वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर ही बनवाया गया। इस शासक को हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों तत्वा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, जब पढ़ते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जब तो हम बोलते हैं या किसी भाषा का प्रयोग करते हैं उसे तो भाषा कहा जाता है। लिपियाँ जो होती हैं वो अक्षरों, जैसे कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो लिपियाँ हैं, वो भाषा नहीं है। भाषा जो है वो बोली जाती है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। ये अभिलेख इसी क्षेत्र से प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामिक नामक दो लिपियों से, किस लिपि में लिखा गया? यूनानी, अरामिक और नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में ये लिखा गया है। तो आपको पता होगा कि ये जो अभिलेख है किस में लिखा गया? अरामिक और यूनानी भाषा में। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का ध्यान करने वाले को क्या कहते थे? पुरातिवादी कहते थे। ये क्या करते थे? ये पत्थर ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का जो कि अध्ययन जाने की स्टडी करते थे, और वह औजारों, हथियारों और बर्तनों और जो आभूषण यानी कि गहने जो पहने जाते हैं उसका भी सिक्कों से प्राप्त के लिए छानबीन तथा खुदाई भी किया करते थे।
इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती थी और कुछ कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वालों में से थी। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं एक घड़ा है और ये साइड में मोहरे हैं। ये क्या है? बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। दाएं और एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार डेट्स पूछ लेता है कब हुआ, 4700, 2500, 8000 साल पहले, इस तरह से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। पुरातत्ववादी जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की उन्होंने हड्डियां भी ढूंढी। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े भी जले हुए मिलते थे। नेक्स्ट है पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्ववादियों से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते थे। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण, मतलब वह कैसे बना, क्या था, उसके बारे में सुराग रूप से अतीत से प्रयास कर सकते, जान सकते हैं। अतीत एक या अनेक, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग जो किया है वो बहुत वचन के रूप में किया गया है। आप अगर इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक में देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है अवर पास्टस, नो, ना कि ये लिखा है कि अवर पास्ट। तो हमारा जो अतीत है वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इसे बहुवचन के रूप में। ऐसा तथ्य इस तथ्य के आधार पर है, ध्यान दिलाने के लिए कि अलग अलग समूह के लोगों ने के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक तथा कृषक का जीवन। कृषक वो होते थे जो किसान। राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही अलग थे। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज, कस्टम अपनाते थे और उसका पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अंधकाशा लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार कर कर तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, मतलब उस टाइम भी ये देखे जाते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा जो नहीं रखते थे। पुरातत्ववादियों की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी बहुत कुछ जानना शेष है। नेक्स्ट है तिथियों के बारे में क्यों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी नोट कीजिए। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन के तारीख, महीने, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह के कई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गिनना ईसाई धर्म प्रवर्तिक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म और 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में आप 2000 को ही अपना आरंभिक बिंदु जो कि है वो मानकर चलना है वर्तमान में। नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे का सारा इम्पोर्टेंट है। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी तब बिफोर प्रेजेंट, यानी कि बीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? बिफोर प्रेजेंट नहीं, बिफोर क्राइसिस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाओगी, इसका मतलब क्या है? एनो डोमिनी। ये दोनों लैटिन भाषा शब्द से बना है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह से बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग, सीई का मतलब क्या है? कॉमन एरा, तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अंधकाशा देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग तथा इसका फुल फॉर्म क्या है? बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी एमसीक्यू डालूंगी वहाँ पर मैं इसको क्लियर कर बता दूंगी।
पूरा लिखकर आपको बता दूंगी इसकी फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। हमने पढ़ा इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों से प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका था। विद्वान ये कैसे जान पाते थे कि क्या लिखा है? लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता था। इस प्रकार की एक अगाध लिपि, एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष राजा रानी वहाँ रहा करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो इसी का मतलब समझाएंगे कि ये कुछ लिपियाँ उस टाइम लिखी गई थी, कैसे पता चलता था कि वो क्या कहना चाहते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर सोटा नामक का एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिससे पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्हें बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा गया है। और इसके बाद विद्वानों ने यूनानियों तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों का समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम ऊपर देख रहे हो कि एल अक्षर का शेर है और ए अक्षर की चिड़िया का चित्र बने हैं। एक बार जब इन्हें जान लिया तो उन्होंने अनेक अभिलेख वो आसानी से पढ़ सके। तो आपने यहाँ पर देखा, ए अक्षर से, एल अक्षर से शेर है और ए अक्षर से चिड़िया है। तो जब उन्होंने ये क्लियर कर लिया ना कि इसका मतलब क्या है, तब वो आसानी से अभिलेख जो कि है पढ़ सके। तो ये आज की हमारी फर्स्ट लेक्चर था एनसीईआरटी 6 का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी वीडियो में इसी के रिगार्डिंग एमसीक्यू डालूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से एमसीक्यू जो भी मैंने पॉइंट आपको हाईलाइट किए हैं, समझाए हैं, उसी में से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे आने वाली वीडियो में बनाने के लिए आपके ज़रिए, आपके कमेंट्स के ज़रिए ये पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाकर डाल सकूं और अपना जो कि क्लियर कर सकूं कि आपको इसे कैसे पढ़ना है। मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि आप भी मेरे ही तरह अपनी सेल्फ स्टडी कर एग्ज़ाम जो कि है क्लियर करें। तो थैंक यू सो मच।